Hello and welcome to our special broadcast, which is India-EU Virtual Summit. Prime Minister Narendra Modi will take part in the India-EU Summit at 4:30 p.m. today via video conferencing in some time. So, taking to Twitter, the Prime Minister tweeted, and I quote, "I'm confident this summit will further strengthen our economic as well as cultural linkages with Europe. The summit is aimed at further broad-basing ties on a range of areas, including trade, investment and defense." Officials of the 27-nation bloc said we will discuss all of that and will also go live when the summit starts. I'm Abhishek Mahajan and with me is my colleague Rajni. शुक्रिया अभिषेक। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार श्रीराम चौलिया भी मौजूद हैं। श्रीराम, पूरे ही विश्व में कोविड संक्रमण ने एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को बदला है, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जूझ रहा है, कोशिशें कर रहा है। भारत ने बात की है, भारतीय प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की हमेशा बात करते हैं। यूरोपीय संघ से अगर हम संबंधों की बात करें, हम एक बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में, साथ ही मजबूत आर्थिक संबंध बनाने में इन दोनों ही संघों का, भारत का और यूरोपियन यूनियन का जो संबंध है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस के प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसके अंतर्गत हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं भारत में बने और इसमें यूरोपीय निवेश का बड़ा हाथ रहेगा। कुछ यूरोपीय निवेशक चाह रहे हैं कि भारत में ज्यादा मार्केट एक्सेस हो और वो आसानी से इन्वेस्ट कर सके। आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि 600 यूरोपीय कंपनी पहले से ही भारत में काम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि और आए और हम तो रेड कार्पेट उनके लिए बिछाने के लिए तैयार रहेंगे। और यूरोप में आपने सही कहा कि कोरोना संकट के कारण आर्थिक मंदी है, बहुत ही खराब हालत है। तो लेकिन पैसों के भंडार भी हैं, कई जगह पूंजी खाली जा रही है, तो वो निवेश के लिए स्थान ढूंढ रही हैं। तो मेरे ख्याल से भारत से बेहतर नहीं रहेगा कोई। अभी कोविड के दौरान भी यूरोपीय संघ में महसूस हुआ, लोगों में काफी अभाव महसूस हुआ कि दवाइयां हो, वेंटिलेटर्स हो, रेस्पिरेटर्स हो, ये जो जितनी भी मेडिकल सामग्री थी, इन सब में वहां पे बहुत ही किल्लत रही और उन्हें चीन पर निर्भर होना पड़ा। आखिरकार चीन जहां से ये पूरा वायरस उत्पन्न हुआ, वहीं से उन्होंने खरीदारी की बचाव के लिए। तो ये चाहेंगे जरूर कि और इनके पार्टनर्स बने, डाइवर्सिफाई करें, भारत में और निवेश करें। चीन और ईयू के दरमियान काफी आर्थिक तनाव है और इसीलिए मेरे ख्याल से भारत की अहमियत हमेशा रही है। चीन के साथ इनका बहुत बड़ा घाटा है, जो कहते हैं ना ट्रेड डेफिसिट, ये लगभग $400 बिलियन तक जा चुकी है ट्रेड डेफिसिट। लेकिन जब भारत और ईयू का देखें तो बिल्कुल समान तल जा रहा है, बिल्कुल जैसे जितना हम उन्हें आयात करते उतना ही निर्यात हो रहा है उनसे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत उनके लिए खतरा नहीं है आर्थिक तौर पे। लेकिन जरूर ये बात जरूर है कि कुछ सेक्टर्स में अड़े हुए हैं। हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस थी वो कई सालों से आगे नहीं बढ़ पाई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे वाइन्स है, स्पिरिट्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं। हम चाहते हैं हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उनकी ज्यादा वहां पर मोबिलिटी हो। इन मामलों पे अटका पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है, प्रधानमंत्री जी और यूरोपीय संघ के जो नए अध्यक्ष, दोनों काउंसिल और प्रेसिडेंट के नए अध्यक्ष बने हैं, उन सब ने संकेत दिया है कि एक नया डायलॉग प्रोसेस शुरू होने वाला, जिससे कि वो जो स्थगित था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, उसको दोबारा हम चालू करेंगे और जल्द से जल्द आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौरतलब यह है कि उस एग्रीमेंट के ना होने के बावजूद भी हमारे जो द्विपक्षीय व्यापार हैं, चाहे एक इंडिविजुअल यूरोपीय देश हो या फिर पूरा संघ को आप 27 देश को मिलाकर देखें, तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। कई लोग समझते हैं कि वो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये गलत धारणा है। अगर आप देखें फ्रांस के साथ देख ले, जर्मनी, जो टॉप 2 ये जो नेशंस हैं यूरोपीय संघ के जो लीडर्स माने जाते हैं, उनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ किया जाए चीन के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, वो सामने नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो विश्व बंधुत्व की बात हम करते हैं, पूरी दुनिया को जोड़ने की और साथ में लेकर चलने की जो बात करते हैं, वो कोविड संक्रमण के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और भारत कहीं ना कहीं अगर दक्षिण एशिया में देखें तो किसी भी एक देश के वर्चस्व को तोड़ने की ताकत रखता है। श्रीराम चौलिया जी, आपसे जानना चाहूँगी कितना ज़रूरी है शक्ति का ये संतुलन अगर भारत की बात करें, और उसके लिए यूरोपियन संघ का जो साथ है भारत को मिलना?
Right. जी हाँ, पावर इक्विलिब्रियम जो हम कहते हैं, सामरिक संतुलन कह लीजिए, इसका बहुत ही अभी जैसे नाजुक हालात में है एशिया में। और यूरोपीय संघ में फ्रांस एक खास देश है जो हमेशा हमारा साथ देती रही है, और फ्रांस के साथ हिंद महासागर में हमारे कई समझौते भी हैं। रियूनियन और मायोटे करके जो छोटे छोटे टापू हैं इनके इंडियन ओशन में, वहां पर हमारी उनके साथ मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री एंड डिफेंस डेवलपमेंट चल रहे हैं। साथ साथ हम चाहेंगे कि ईयू एक तरह से अपने वो जो उस इलाके, जो क्षेत्र हैं पश्चिमी यूरोप का, वहां से हटकर थोड़ा इस तरफ भी आए, ज्यादा आए, जी। क्योंकि हमारी हित में है कि जितनी ज्यादा शक्तियों को हम यहाँ ले आए वो बेहतर रहेगा। हमारी कोशिश ये भी रही है कि रूस भी पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन, एक्सपेंडेड इंडियन ओशन में रूस भी हाथ बटाएं और अपना प्रेजेंस दिखाएं। फ्रांस है ही, जर्मनी कुछ हद तक उसकी भी नेवल कैपेबिलिटी है, नौसैनिक, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी आए। और जहां तक बात रही छोटे देशों की, यूरोपिक, तो पूरा जो संघ बना हुआ उसकी कॉमन अभी एक हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन अफेयर्स उनके होते हैं, जोसेफ बोरेल, वो एक तरह से पूरे जो संघ की एक विदेश मंत्री के बराबर है, और उनके साथ भी हम डायलॉग चला रहे हैं। ईयू कई महीनों से चीन के मसले से जूझ रहा है, क्योंकि ईयू के लिए मानवाधिकार और लोकतंत्र, ये जो दो मूल्य हैं, बहुत ही अहम होते हैं। और इन मामलों में चीन ने बहुत मायूस किया है, हम सब जानते हैं दुनिया भर को। हांगकांग में जो हुआ है, शिनजियांग में जो हुआ है, उनके अपने लोगों पर जो हो रहा है, तो इन चीजों पर यूरोपीय संघ चाहता है कि कड़ी से कड़ी निंदा हो चीन की। और यूरोपीय संघ इस नजरिए से भारत को खास समझता है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां हमारे यहाँ कोई मानवाधिकार उल्लंघन होते ही नहीं इस तरह के। तो इस मामले पर भी मेरे ख्याल से एक समानता है, और दोनों देशों में एकजुट होकर काम करने की आशा रखता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि यूरोप जो है चीन के साथ, क्योंकि उसके अलग अपने रिश्ते हैं, वो उसे खराब भी नहीं करना चाहता। साथ साथ वो सीख भी देना चाहता है कि चीन को इस तरह तानाशाही और कड़ी तानाशाही नहीं बननी चाहिए। तो एक उनके बीच अनबन है, जिसका हमें हमारी रणनीति में भी स्थान रहेगा कि हम उसका कैसा फायदा उठाएं। और साथ साथ यूरोप अमेरिका से भी थोड़ा हट गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। यूरोप अपने आप को एक स्वाधीन स्तंभ बनाना चाहता है विदेश नीति में, जो 27 देश मिलकर उंगलियां, जैसे 27 उंगलियां जोड़कर बड़ी मुट्ठी बने, और वो ना चीन ना अमेरिका बल्कि एक तीसरी शक्ति के तौर पर उभरे। और इस नजरिए से देखें तो भारत उनके लिए चौथी शक्ति नजर आ रही है। आप आसमान देखें तो चीन और अमेरिका तो हैं ही महाशक्तियां, अगर यूरोप एक कोऑर्डिनेट कर पाता है तालमेल के साथ और एक तीसरी शक्ति बनती है, तो चौथी तो भारत ही रहेगी। और तो उनके लिए ये जरूरी है कि अगर इन दोनों बड़ी शक्तियों से, चीन और अमेरिका से, वो थोड़ा सा न्यूट्रलिटी रहे या दूरी रखें, तो फिर चौथे के साथ उनकी अच्छी बननी चाहिए, तो तभी जाकर वो उसकी एक शक्ति में इजाफा आएगा। तो ये बड़े पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। तो जरूर हम चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक में यूरोप ज्यादा दिलचस्पी ले, ज्यादा इंटरेस्ट ले। फिलहाल वो चीन को केवल व्यापार और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स और निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति में भी हम चाहेंगे कि यूरोप यहाँ आए। यूरोप एक संतुलन और स्टेबिलिटी, स्थिरता पैदा करने में हमारा हाथ बढ़ाएं। हमारे लिए मेरे ख्याल से जो इंडियन ओशन रीजन है, अफ्रीका की तरफ अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन देख लें, वहां पर भी यूरोप के साथ काफी तालमेल है, क्योंकि वेस्टर्न एंड ऑफ जो पश्चिमी किनारा है हिंद महासागर का, वहां पर अफ्रीका के सोमालिया और यमन के तट पर भी यूरोपीय संघ की नेवल प्रेजेंस है। हमारी नेवी भी वहां पर, नौसेना वहां पर कई दफा जाती है। तो तालमेल जो है इसी तरह पूरे इंडो पैसिफिक में फैले, बढ़े, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ के लिए, दोनों साइड्स के लिए बेहतर रहेगा। Mr. Sreeram Chaulia, you are saying that rather than discussing trade and investment, also it is a very important part. COVID-19 also we mentioned. You are saying that geopolitics should also be discussed, and you are trying to mention that India-China thing should also be discussed? Well, look, there is going to be a dialogue on maritime security, and that's a good, I think it's a very progressive thing. For the first time, the Europeans are coming forward to have a dialogue with India on maritime security. So that, the Europeans tend to be cautious. As I said, they try to take a middle path, and they don't want direct confrontation with China. But at the same time, they are highly concerned
about the way the human rights and the Yeah. democracy situation is deteriorating there. So I think there is a room for us to lay out. In fact, the Europeans जी were very curious what was happening at LAC. They जी said that they took the viewpoint of the Chinese and of the Indians. They have not openly committed to either side. They simply say that we want a peaceful resolution. But I am sure that we will want to tease out more from them, because we want a larger set of supporters as we move forward to attain a kind of a balance of power in Asia. And I think European presence is welcome. It is not hegemonic. It does not pose any kind of a direct territorial threat, or does not try to restrict our space for maneuvering जी in Indian Ocean region or in an extended neighborhood. We should work on Afghanistan together. The EU presence is in doubt there, because if the US withdraws under Trump administration, they're ready to pull out. Then what happens to the rest of the European members of NATO who are still present in Afghanistan? We will want to work with them also. So that's why I'm saying, if you take a बिल्कुल panoramic view, the arc from the western end of the Indian Ocean all the way to the to the Pacific, there is a room for us to collaborate creatively. And right now is the moment, because their over dependence on China, they have been बिल्कुल overexposed बिल्कुल to it, and they're looking to जी try and balance it out. बिल्कुल Mr. Chaulia, you want to add anything? No, I think the virtual summits now we are making Yeah. practice of it, and the PM has done number of bilateral now and also multilateral ones, and they are proving to be a useful stopgap arrangement before we can reconvene in physical form. And I think the medium of virtual diplomacy is now necessary, because otherwise the important strategic partnerships like the one with EU or the one he did recently with Australia, those things cannot wait, for the pandemic to abate. And as far as the cooperation goes, yes, I think defense is another area where, manufacturing firms, we have to look at indigenization, and the outlays for defense are going up now since the LAC crisis. So I think there is going to be an opportunity for European companies there too to be able to pitch in, because they have been behind Russia and behind the US and behind Israel in some way. But France has a big contract with us, and I think we're going to do more with them. And these are the things where it will help us strategically too. And our companies, after the Brexit, they have adapted well. I mean, many of them were using the UK as a gateway for the European market, but now some have relocated and are, I think, looking at multiple nodes from which they can operate. So yes, I think the most important thing is there's no hostility about India. There's no general, बिल्कुल except some misguided left liberal elements in Europe who have been spreading misinformation about us. In general, people think about India as a benign player and as a benign actor in most parts of Europe. And that is to our advantage, because, there is no such feelings for China left anymore. So even though the governments in the EU are very cautious about China and not upsetting China, you look at the public opinion, most people are outraged at what they're doing. So I think we have to extract the most from this difference, about benign India and dangerous China. This is how our strategy has to evolve in trying to extract better terms in whatever we negotiate with the Europeans. Because end of the day, India becoming a great power, as I said, is going to be beneficial for the EU, not harmful. जी बहुत आपने अहम बात कही है श्रीराम यहाँ पर कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं है Sreeram Chaulia, if I can come to you again, you were mentioning about the significant duty cuts in automobiles. The EU wants tax reductions on wine, spirits and also dairy products, and a strong intellectual property regime. But on the other hand, India is asking that it be granted data secure nation status by the EU. Yeah, so they're each side in trade negotiations try to play to their respective strengths. They have more manufactured goods, agricultural and industrial, and we have some barriers to their entry because of the fear of damage to domestic producers. And on the other hand, we have skilled professionals and more movement of information that through which we can gain advantage and access to their services market. So that will happen. But I would still say, if you look at the larger picture, in spite of the BTIA, the Bilateral Trade Investment Agreement, not being fructifying as per the schedule and being delayed, the overall volumes are continuing to increase. That shows that at the level of private sector, at the level of individual firms and businesses, there are lots of joint partnerships that are being struck. So